स्टूडेंट हैं ऐसे, वह अपने परिवार में पहले होते हैं, लेकिन उनमें क्षमता होती है। वह पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वह डीयू में पढ़ते हैं, वो जेएनयू में पढ़ते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एंड ही और सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट थ्रू आउट हिज और हर कैरियर. बट द टीचर्स, the professors, the principals, they have such rigidity that they did not reveal the right kind of things to such students. So this is a kind of hindrance that is there found in the students who come from rural background. चूँकि उनको बहुत सारी चीज़ इतनी श्रद्धा से किसी गुरुजन के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, और उन गुरुजनों को देखिए कि वे अपने को गुरुजन तो कहलाना चाहते हैं, लेकिन उसकी भूमिका नहीं निभाते हैं. और यही कारण है कि हायर एजुकेशन में जो दूरियां बढ़ी है, उसके पीछे यह जो कनेक्शन है, यह जो माने पार्शियलिटी ट्रांसपेरेंट है, जिसके वजह से हम सभी काफ़ी माने हतोत्साहित भी रहते हैं कि भाई समाज में जब हम हैं और सारे लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग भी आते हैं, सारे लोग हैं, तो फिर उस स्थिति में एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि इसको हम किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते हैं. यह ऑब्जेक्टिव है. यह जहाँ भी जाएगा, whoever takes education in any form, he or she will be transformed. And one thing I would like to add today, that I request to all the parents who have daughters, try them to empower their daughters so that they could perform much better in their respective lives, because a daughter life is not just to care her parents and relatives. A daughter life in fact is more meaningful, because when she goes to another family, she has to shape that family, the members of that family, and in future she has also children, so she has to shape the future of her children as well. So education, if given to daughters, I think it is the right perspective to generate a kind of awareness among the people, that the people who are prejudiced, who think that yes, how can they arrange marriages for their daughters, yes, it costs a huge amount of money. They should not think of it. They should just empower as they can do to their daughters. चूँकि समाज हम लोगों का आज भी रूढ़िवादी चीज़ों में है, चूँकि जितना शिक्षा हुआ है उस हिसाब से रूढ़िवादिता अभी समाज में है, गई नहीं है. तो ऐसे में अगर यह सरकार के तरफ से, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से यह जाता है कि भाई हमें बच्चियों को समाज में आगे लाना है, क्योंकि बच्चे आगे हैं और साथ चलेंगे, लेकिन बच्चियों को एक ही परिवार में बच्चे को बहुत जेएनयू भेज दिया जाता है, हाँ, बेटी को कहा पटना में ही पढ़ लो. तो यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि अगर बेटी ज़्यादा उसमें इंटेलिजेंस है, बेटा में कम है, तो उसको आप प्रमोट कीजिए. बेटा अगर घर पर रह के अच्छा कर सकता है तो फिर, इसलिए कि मैं यह नहीं कहता कि भाई बेटी को आप घर में रखिए, मैं यह कह रहा हूँ कि उसको एम्पावर कीजिए. सिर्फ बेटे पर ही ध्यान मत दीजिए, आपको बेटी को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी बहुत इंटेलिजेंस है. बहुत ज़्यादा. और आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि जहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ मेल डोमिनेंस था, वहाँ पर ऐसे भी माने ऐसे घरों की बेटियां आई हैं कि वो माने कमांडर भी बन रही हैं, लेफ्टिनेंट भी बन रही हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, और जहाँ पर सोचा नहीं जा सकता है वहाँ पर जाके वो काम कर रही हैं. ठीक है. तो समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो समाज को समग्रता में देखना पड़ेगा, हर सेक्शन को समझना पड़ेगा, और उसमें जान डालने के लिए शिक्षा को ही अपनाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा. जी जी. ठीक है सर, आपने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा कास्टिज्म है या जो भी है, हमारे मीडिया में हमसे जाति पूछी जाती थी, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में भी सर ये कास्ट की जो खास करके जो दबे कुचले कास्ट हैं उनका प्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है. तो वे लोग उन दबे कुचले लोगों का सवाल ही नहीं पूछते.
तो जब वो दबे कुचले लोगों का सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कैसे उन दबे कुचले लोगों का जो है भला होगा सर, एकदम है ना? सही। अच्छा सर, अभी हम आ रहे थे तो अभी अभी हम देख रहे थे आप इंडिविजुअली सारे छात्रों से, उनके पेरेंट्स से आप बात कर रहे थे। इस बात का उस स्टूडेंट के लाइफ में कितना प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, मैं जो सोचता हूँ, मेरा आकलन है या व्यक्तिगत है कि जो बच्चे हैं खराब हैं नहीं, वो संगत से खराब हैं, वो कुछ उसमें झिझकपन है कि वो सब कुछ बोल नहीं पाता है टीचर से। और 8 बच्चे इस बार जिनको 75% से कम था उनको हम अभी तक रोके हुए हैं। आज उस पर एक मीटिंग करके निर्णय लेंगे। तो ऐसे बच्चे के पेरेंट्स से मैं इसलिए बात करता हूँ कि बच्चे कभी कभी बहुत झूठ बोलते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स यह जानते हैं कि नहीं कि बच्चे जो उनको बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जाते हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो उनका 75 से कम कैसे हो कैसे हो गया जी? इसलिए कि हमारे डिपार्टमेंट में हर बच्चे का रिकॉर्ड है कि हमने कितना पढ़ाया, हमने कितने क्लासेस दिए और उन्होंने कितने क्लासेस अटेंड किए, इसका पूरा रिकॉर्ड है। CIA 2 बार लेते हैं, CIA 1, CIA 2, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट सबमिशन है। तो उसमें हमारे बच्चे वही बैठेंगे CIA फर्स्ट में जिनका 75% अटेंडेंस है, जिनका नहीं है वो ड्रॉप हो जाएंगे। फिर वो 75 जब उनका आएगा तो सेकंड CIA के पहले उनका भी हम लेंगे। ये हम लोगों पर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये भार हो जाता है, चूँकि बार बार CIA लेना पड़ता है। और मैं फेयर लेता हूँ, बच्चे भी हमारे हैं जो फेयर एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर हो जाती है, जब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। जो अभी की परिस्थिति में अब वजह क्या है वो लोग बेहतर बताएंगे पटना विश्वविद्यालय के अधिकारी। लेकिन एग्ज़ाम पूर्णतः माने फेयर नहीं कहा जा सकता है। जो भी सेंटर है वहाँ पर बच्चे ही हमारे बताते हैं कि सर मोबाइल तक लेके वो लोग जाते हैं और अनफेयर मीन्स तो जो करना चाहते हैं उनको कोई रोक टोक नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ हम यहाँ इतना मेहनत करके, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में संख्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रिसर्च स्कॉलर से मदद लेकर गेस्ट फैकल्टी JRF स्टूडेंट क्वालिफाइड जो हैं उनसे मदद लेके मैं पूर्णतः डिपार्टमेंट को सही करने का हमेशा प्रयास करता हूँ। लेकिन एंड सेमेस्टर में जब बच्चे वहाँ जाकर देखते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ परेशानी ही उनको नहीं हो रही है, तो फिर जब वो सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो फिर एक तरफ वो माने अपने को पाते हैं कि आप क्यों हमको इतना पढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों इतना सख्त होकर एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। तो यह परेशानी है, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और फेयर एग्ज़ाम ले रहे हैं डिपार्टमेंट में। और बच्चे काफ़ी खुश हैं, चूँकि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं उसमें से जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको हम लोग चुनते जाते हैं और उनको अलग करके फिर नेट का प्रिपरेशन के लिए उनको हम लोग डिपार्टमेंट में 11 से 12 एक क्लास देते हैं सप्ताह में 3 दिन। तो उसका रिज़ल्ट यह है कि जो बच्चे इनिशियल स्टेज में मोटिवेटेड नहीं थे नेट और JRF के लिए या टीचिंग प्रोफेशन के लिए, जब 2, 4, 5, 10 क्लासेज होते हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा कर जाते हैं तो उनको सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है। और हम लोगों के द्वारा भी अदा कदा जो प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, गेस्ट लेक्चर प्रोग्राम और जो आते हैं एक्सटर्नल्स टू इवेलुएट और टू कंडक्ट PhD वाइवा घोषी, उन लोगों से भी हम एक टॉपिक पर 1 घंटे का सेमिनार रख के उन लोगों से बुलवाते हैं जिसमें हमारे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। और जो भी PhD वाइवा घोषी डिपार्टमेंट में होता है तो डिपार्टमेंट में नहीं करवाते हैं, वो क्लासरूम में कराते हैं इन द फुल व्यू ऑफ स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, JRF स्टूडेंट्स, सीनियर फेलो स्टूडेंट्स एंड dean, students welfare and other faculty members, they also come to join the PhD वाइवा घोषी। लेकिन जो एक्सपोज़र हमारे बच्चे को मिलता है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस वही रहता है कि बच्चे हमारे, और हमने कंपलसरी भी किया है कि भाई ईच वन हैज़ टू पुट ए क्वेश्चन टू द पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग देयर टू डिफेंड हिज डॉक्टरल थीसिस। तो जो कैंडिडेट हैं, जिनका PhD का इंटरव्यू होने वाला है, उनसे सब बच्चे एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ताकि उतने लोगों के बीच में खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है।
तो सारा चीज़